अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है बुधवार, तारीख है 1 मार्च 2023। विषय है कांग्रेस महाधिवेशन में स्पष्टता का अभाव। यह आर्टिकल है रशीद किदवई जी का, जो राजनीतिक विश्लेषक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हुआ कांग्रेस का महाधिवेशन निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण आयोजन था। एक तो यह कि कई वर्ष बाद हो रहा था तथा बहुत समय के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार से बाहर का व्यक्ति है, तो स्वाभाविक रूप से सबकी निगाहें इस अधिवेशन पर थीं। ऐसी अपेक्षा थी कि 2024 के आम चुनाव में संबंध में कांग्रेस कोई ठोस रणनीति भी इस अधिवेशन में तैयार करेगी, लेकिन इस तरह की अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। एक तो कांग्रेस पार्टी के भीतर लोकतंत्र का मामला था। मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष चुने जाने के बाद कार्य समिति के चुनाव की आशा की जा रही थी। चुनाव कराने के बजाय उन्होंने इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। इससे हमें पार्टी की सांगठनिक समस्याओं का समाधान होता नहीं दिख रहा है। पार्टी में बहुत से लोगों की महत्वाकांक्षा है। असंतुष्ट धड़े G23 के लोग हैं। कई युवा नेता हैं जिनके लिए यह निर्णय सही नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि ऊपरी कमेटियों में महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों आदि वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहता है। उसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, यह देखा जाना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका गलत संदेश लोगों के बीच जाएगा। कांग्रेस कार्य समिति का काम होता है रणनीति बनाना। इसकी बैठकें ऐसे माहौल में होनी चाहिए जहां कोई ठोस निर्णय हो सके। कांग्रेस का इतिहास हमें बताता है कि कार्य समिति में जितने अधिक लोग होते हैं, निर्णय लेने की प्रक्रिया उतनी ही बाधित होती है। अभी 36 लोग इस समिति में हैं। हो सकता है कि खड़गे इसमें मनोनीत और आमंत्रित सदस्यों को जोड़ें और यह संख्या 50 तक पहुंच जाए। ऐसी स्थिति में एक खतरा रहता है कि लोग साफ गोई से अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आखिर में तय यह होता है कि फैसला आलाकमान लेगा। आलाकमान की इस संस्कृति से कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है और अभी भी हो रहा है। रायपुर अधिवेशन को लेकर दूसरी महत्वपूर्ण उत्सुकता यह थी कि पार्टी भविष्य में सरकार बनाने की दिशा में क्या पहल करती है। अभी जो देश की राजनीतिक स्थिति है, उससे यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकती है। देश में छोटी बड़ी 23-24 पार्टियां हैं जिन्हें कांग्रेस को साधना है और बड़े गठबंधन बनाने की कोशिश करनी है। अब समस्या यह है कि कांग्रेस अपनी पुरानी सोच के मुताबिक गठबंधन का नेता होने से कम पर तैयार होती नहीं दिखती। पार्टी में ऐसी सोच है कि गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे और जीत के बाद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यह बात अनेक क्षेत्रीय छत्रपों को स्वीकार नहीं है। अधिवेशन में कांग्रेस ने यही कहा कि वह समान विचारधारा के दलों के साथ रहेगी, पर वहां से अन्य दलों को ऐसा संदेश नहीं गया जिससे लगे कि कांग्रेस में लचीलापन है। अब दिल्ली को ही देखें। आम आदमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में कांग्रेस सीबीआई की ही पक्षधर दिखती है, सिसोदिया की नहीं।
ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। जब विपक्ष में एकता का अभाव होता है तो उस अच्छे गठबंधन की संभावना धूमिल हो जाती है। मेघालय विधानसभा चुनाव के प्रचार में जब राहुल गांधी गए तो वे भाजपा और सत्तारूढ़ गठबंधन की अपेक्षा तृणमूल कांग्रेस पर अधिक आक्रामक दिखे। इससे पता चलता है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और विपक्ष को जोड़ने का मुख्य दायित्व बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस का है। लेकिन कांग्रेस अपनी इस भूमिका को निभाती नजर नहीं आती। अधिवेशन की बात करें तो वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य कांग्रेस इकाई ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी थी। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता जो सम्मेलन में प्रतिनिधि होते हैं वे आसानी से बड़े नेताओं से नहीं मिल सके और न ही आपस में ठीक से विचार विमर्श कर सके। अधिवेशन में वैचारिक स्पष्टता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए था। याद करें कि कुछ समय पहले उदयपुर में पार्टी ने एक चिंतन शिविर का आयोजन भी किया था। उस शिविर में यह चर्चा हुई थी कि कांग्रेस धार्मिक आयोजनों में सक्रियता से भाग लेगी, क्योंकि भाजपा ने प्रारंभ से ही अपने को आस्था से जोड़ते हुए जनता के सामने रखा। पार्टी में बहुत से लोगों का यह मत था कि कांग्रेस को भी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रतिनिधियों ने इस तरफ से विचारों का विरोध किया था। ऐसे में वह मामला अधूरा रह गया था। अधिवेशन के राजनीतिक प्रस्ताव में इस संबंध में स्पष्टता से कुछ नहीं कहा गया है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस नफरत के खिलाफ है, पर नफरत के खिलाफ तो सभी पार्टियां हैं। भाजपा भी इस तरह के दावे कर सकती हैं। पंडित नेहरू का मानना था कि राजनीति में धर्म का समावेश नहीं होना चाहिए, लेकिन महात्मा गांधी समेत कई कांग्रेसी नेता मानते थे कि सही धार्मिकता के बिना राजनीति नहीं चल सकती है। यह टकराव कांग्रेस के भीतर चलता रहा है और आज कांग्रेस में बहुत से ऐसे लोग हैं जो धर्म और राजनीति के मिश्रण के पक्षधर हैं। बड़े औद्योगिक घरानों के बारे में जो राहुल गांधी कहते रहे हैं उसे उन्होंने रायपुर में भी दोहराया। लेकिन विडंबना यह है कि कांग्रेस की राज्य सरकारें भी उन्हीं उद्योगपतियों के साथ काम कर रही हैं और केंद्र सरकार जैसी आर्थिक नीतियों को ही अपना रही है। अधिवेशन के आर्थिक प्रस्तावों में कांग्रेस कोई वैकल्पिक आर्थिक नीति या दृष्टि को देश के सामने नहीं रख सकी है। यह उल्लेखनीय है कि अधिवेशन में सामाजिक न्याय तथा निजी क्षेत्र एवं न्यायपालिका में आरक्षण देने जैसे विषयों पर खूब चर्चा हुई। पुरानी पेंशन नीति को लागू करने की बात कही गई, लेकिन कांग्रेस यह नहीं कह रही है कि अगर वह सत्ता में आती है तो न्यायपालिका में आरक्षण लागू करेगी, बल्कि वह यह कह रही है कि इस पर चर्चा की जाएगी। वाजपेयी सरकार के दौरान में तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस संबंध में एक प्रस्ताव सरकार को भेजा था, पर सरकार ने चुप्पी साध ली और कांग्रेस ने भी खुलकर समर्थन नहीं किया। लेकिन पार्टी के भीतर इस पर अलग मत हैं। जिस तरह से पुरानी पेंशन नीति को लेकर कांग्रेस में स्पष्टता और मुखरता है, वह आरक्षण जैसे मुद्दों को लेकर नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस अधिवेशन में जो पैमानापन होनी चाहिए था वह नजर नहीं आया। अगला विषय है पंजाब में अतिवाद। लगभग 3 दशक से शांति के साथ समृद्धि की राह पर अग्रसर पंजाब के सामने क्या फिर अस्थिरता, अलगाववादी और आतंकवाद का अवरोध पैदा हो गया? इस आशंका से आज पंजाब ही नहीं समूचा देश जूझ रहा है। विधि व्यवस्था को धता बताते हुए और
अलगाववादी विचारों को फैलाते हुए अतिवादी समूह जिस प्रकार सक्रिय हुए हैं, उसे देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों को ठोस कदम उठाना ही होगा। पंजाब में पैर पसारते कट्टरता और अतिवाद के संकेत तो बहुत पहले से ही स्पष्ट होने लगे थे, लेकिन शासन प्रशासन, राजनीति और समाज के स्तर पर उसके प्रतिकार को कोई कोशिश नहीं की गई। उस लापरवाही का परिणाम आज यह है कि आस्था को आधार बनाकर उग्र भीड़ थाने पर हमलावर हो रही है, धर्म और संस्कृति के स्वयंभू रक्षक निर्देश जारी कर रहे हैं तथा ऐसे लोगों के समर्थकों की संख्या भी बढ़ रही है। स्थिति यहाँ तक आ पहुँची है कि 70 और 80 के दशक में आतंकियों को खुलेआम मार्गदर्शक बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई दीप सिद्धू या कोई अमृतपाल सिंह अचानक मंच पर आ जाते हैं और अपने पीछे बड़ी भीड़ खड़ी कर लेते हैं। कई सारे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तत्व ऐसे भी स्थिति बनाने में सहयोगी होते हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि पंजाब में नशीले पदार्थों की लत विनाशकारी हो चुकी है। इसके कारोबार ने अपराधी गिरोहों और सरगनाओं की बड़ी संख्या खड़ी कर दी है। आर्थिक विकास के विरुद्ध हो जाने के कारण बेरोजगारी भी बढ़ी है, खेती पर दबाव बढ़ा है तथा अत्यधिक खाद और दवाओं के इस्तेमाल से गंभीर बीमारियां बढ़ी हैं। इस माहौल में युवाओं को नशे की लत भी लगाई जा रही है, उन्हें धर्म के नाम पर बरगलाया भी जा रहा है और उनसे आपराधिक कृत्य भी कराए जा रहे हैं। भारत को अस्थिर और तबाह करने का मंसूबा पाले पाकिस्तान ने इस स्थिति का खूब फायदा उठाया है। साथ ही पंजाब के भ्रष्ट नेताओं और अधिकारियों ने भी राज्य और देश के हितों को परवाह न करते हुए खूब कमाई की है। यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि एक डेढ़ दशक से चल रहे नशे और अपराध के खुले खेल को रोकने का प्रयास क्यों नहीं हुआ। सीमा पार से हथियार और नशीले पदार्थ धड़ल्ले से देश में कैसे आ रहे हैं। इन मामलों से कड़ाई से निपटने की जरूरत है। अतिवादी विचारधाराओं ने आस्था की आड़ ली है तो उनके प्रतिकार में संवेदनशील भी होना होगा। पंजाब के धार्मिक नेतृत्व और बौद्धिक जनों को आगे आकर समाज विशेषकर युवाओं को सही संदेश देना चाहिए। सरकारी तंत्र को समझ और लगन से काम करने की आवश्यकता है। अगला विषय है घटती जनसंख्या और चीन की मुश्किलें। घटती जनसंख्या और चीन की मुश्किलें। यह आर्टिकल है डॉक्टर अश्वनी महाजन का, जो राष्ट्रीय सह संयोजक स्वदेशी जागरण मंच के हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के अनुमानों के अनुसार 2022 के अंत तक भारत की जनसंख्या 141.7 करोड़ हो गई, जो 17 फरवरी 2023 को चीन द्वारा घोषित उसकी जनसंख्या 141.2 करोड़ से 50 लाख ज़्यादा है। चीन की जनसंख्या में पिछले वर्ष 8.5 लाख की गिरावट हुई है। वर्ष 1960 के बाद चीन की जनसंख्या में पहली बार कमी आई है, जबकि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर तो कम हुई है, लेकिन जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है। यह वृद्धि 2050 तक जारी रहेगी। कोरोना महामारी के कारण 2021 में होने वाले जनगणना टाल दी गई थी। आधिकारिक जनसंख्या आंकड़ों के अभाव में विभिन्न एजेंसियां अलग अलग सूचनाएं प्रस्तुत कर रही हैं, लेकिन इन सबसे समानता
यह है कि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा देश है, यानी भारत की युवा आबादी की किसी भी देश से ज़्यादा है। चीन की जनसंख्या हालांकि लंबे समय से भारत से ज़्यादा ही रही है, तो भी उसकी युवा जनसंख्या भारत की तुलना में कम हो ही रही है। इसका कारण यह है कि 1980 के दशक में चीन में जनसंख्या नियंत्रण के लिए हर दंपति के लिए एक संतान की अनिवार्य शर्त रखी थी। यदि कोई महिला अधिक संतान पैदा करने का प्रयास करती है तो उसे प्रताड़ित किया जाता था, जबरदस्ती गर्भपात भी करवाया जाता था। इस कारण चीन की जनसंख्या की वृद्धि में भारी कमी आ गई और अब आबादी घटने लगी है। भारत में भी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हुए और सामान्य परिवार दो बच्चों तक ही सीमित हो गए, लेकिन इसमें जबरदस्ती का पुष्ट नहीं था। कुछ वर्गों में अधिक बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर घटने लगी। हाल ही में प्रकाशित जनसांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार कुल प्रजनन दर 2019 में 2.2 से घटकर 2.159 रह गई। गौरतलब यह है कि यह प्रजनन दर 2.0 से कम होती है तो आबादी घटने लगती है। पूर्व में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों के कारण 80 और 90 के दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर 2.0 के आसपास होने से देश में बच्चों की संख्या में खासी वृद्धि हो गई। 2000 से 2010 के दशक में युवा हुए। आज हमारी 65% जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है, लेकिन चीन में युवाओं का अनुपात कम होता गया। भारत में युवा जनसंख्या के अनुपात में रोजगार नहीं बढ़ पाने के कारण कई युवा दूसरे मुल्कों में जाने लगे, जिससे शेष दुनिया में भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी और वे भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत भेजने लगे। वर्ष 2022 में भारतीयों द्वारा स्वदेश भेजी जाने वाली राशि 100 अरब डॉलर से भी ज़्यादा रही। यह राशि अनिवासी चीनियों द्वारा अपने देश भेजी जाने वाली राशि से कहीं ज़्यादा है। भारत में भी श्रम शक्ति की उपलब्धता काफ़ी बढ़ गई, पर उसका पूरा उपयोग भी नहीं हो पाता और बेरोजगारी में भी भारी वृद्धि हो रही है। चीन में क्रूरता से एक संतान नीति लागू कर दी गई, लेकिन चीन को इसके साथ अन्य समस्या का सामना करना पड़ा कि वहाँ युवाओं की तुलना में बुजुर्गों का अनुपात बढ़ने लगा, जिससे श्रम शक्ति की कमी हो गई और मजदूरी दरें भी बढ़ने लगी। लेकिन अब जब चीन की जनसंख्या ही घटने लगी है तो उसकी मुसीबतें और बढ़ सकती है। विकास की दर की कमी, महामारी, सरकारों और निजी क्षेत्रों का बढ़ता ऋण संकट तथा अमेरिका समेत विभिन्न मुल्कों की बढ़ती बेरुखी के चलते पहले से ही उसकी मुश्किलें बहुत हैं। आज चीन में खाद्य पदार्थों और अन्य विनिर्मित उत्पादों और साजो सामान का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, लेकिन घटती जनसंख्या से घरेलू मांग प्रभावित हो सकती है। भारत और अन्य मुल्कों में आत्मनिर्भरता के प्रयास उसके सामान की मांग कम कर सकते हैं। यह स्थिति चीन की अर्थव्यवस्था में ठहराव का कारण बन सकती है। हालांकि चीनी सरकार ने कुछ साल पहले आने जाने वाले मुसीबतों को समझते हुए एक संतान नीति में कुछ ढील दी है, लेकिन इसका कारण आने में काफ़ी देर लग सकता है। आज अवसर
है कि भारत अपने जनसांख्यिकीय लाभ यानी डेमोग्राफी डिविडेंड यानी चीन के संकट और रूस समेत दुनिया में भारत के लिए खुलते नए बाजारों का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़े। सरकार इस मामले में संवेदनशील है और चीन से आयात रोकने हेतु PLI स्कीम यानी एंटी डंपिंग ड्यूटी और अन्य रुकावट लगा रही है। गौरतलब है कि चीन से आने वाले अंधाधुंध आयात के कारण पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई, जिससे कई मुश्किलों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। चीन की बढ़ती आर्थिक और सामाजिक ताकत से भी दुनिया आशंकित है। आज जब चीन संकट में है तो सभी मुल्कों को सभी उपाय अपनाने होंगे जिससे चीन की आर्थिक और सामाजिक ताकत घटे और वह दुनिया को परेशान न कर सके। अगला विषय है आग से जंगलों को बचाने की चुनौती। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण की माने तो अगर आग लगने से इस वर्ष नेपाल में अब तक 30 लोग अपनी जान गंवा चुकी हैं। वर्ष 2022 में इसी तरह की आबादी में 106 लोग मारे गए थे। देश में आग से समाप्त हो रही जीवन लीला और संपत्ति की हानि चिंता का विषय है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही यहाँ इस तरह की घटनाओं में तेजी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि यहाँ वसंत को आग का मौसम माना जाता है और देश में वसंत ऋतु 1 मार्च से शुरू होकर मई तक चलता है। इस वर्ष स्थिति अलग रही। लंबे समय तक सूखे की स्थिति के कारण यहाँ सर्दियों में ही जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ गई। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच डाटा के अनुसार 2000 से 2021 के बीच आग लगने के कारण नेपाल, भूटान और पाकिस्तान के हिमालयी क्षेत्र के वृक्ष फैलाव के 35,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र जलकर खाक हो गए। नेपाल में वनों को बचाने की चुनौती बढ़ती जा रही है। अध्ययन बताते हैं कि जंगलों में आग के लिए प्राकृतिक कारणों से अधिक मानवीय गतिविधियों और लापरवाही जिम्मेदार है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग आग की घटनाओं को बहुत हल्के में ले लेते हैं और समग्र पर्यावरण और महत्वपूर्ण वनस्पतियों का जीवों के संरक्षण के परिणामों से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। आग लगने के बाद लोग और प्राधिकरण प्रायः मनुष्यों के मरने की संख्या और संपत्ति की हानि का मूल्य दर्ज कर देती है, पर यह नुकसान कहीं अधिक व्यापक होता है। जंगल की आग केवल पशु ही नहीं बल्कि वनस्पति और क्षेत्र की मिट्टी को भी नष्ट कर देती है, जो अंततः उस जगह की परिस्थिति को प्रभावित करती है। अगला विषय है ज़ॉम्बी बनते लोग। ये गाजियाबाद से लिखे हैं निधि जैन। इन दिनों अमेरिका में जाइलाजिन नामक ड्रग से लोग दहशत में हैं। इसे ज़ॉम्बी ड्रग का नाम दिया गया है। कहा जा रहा है कि इसके सेवन के बाद लोग ज़ॉम्बी जैसा बर्ताव कर रहे हैं। उनकी त्वचा भी अपने आप सड़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार इस दवा का उपयोग पशुओं को बेहोश करने के लिए किया जाता है, पर इन दिनों अमेरिका में कई लोग जाइलाजिन
को नशे के तौर पर ले रहे हैं। अगर समय रहते इस दवा के प्रभाव को नहीं रोका गया तो यह नशा अन्य देशों तक भी पहुंच सकता है। अब अगला टॉपिक है अपहरण की समस्या। अविनाश कुमार देवघर से लिख रहे हैं, अपहरण की समस्या। एनसीआरबी के डाटा अनुसार भारत में हर 8 मिनट में एक बच्चे का अपहरण हो रहा है। यह बहुत चिंतनीय एवं चिंतित करने वाली घटना है। यह पुलिस एवं प्रशासन की असफलता भी है कि कैसे इतने बड़ी संख्या में बच्चे चोरी हो रहे हैं। आखिर अपहरण बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इन आपराधिक वारदात में कौन कौन शामिल है? अपहरण का उद्देश्य क्या है? सबकी गहराई से पड़ताल होने के साथ तो दोषियों को कड़ा दंड देना भी आवश्यक है। अपहरित बच्चों की सकुशल घर वापसी भी जरूरी है। अगला विषय है जुड़ने का सुख। यह लिख रहे हैं डॉक्टर कविता विकास, जो लेखिका हैं। जीवन जुड़ने का नाम है जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। परिवार से, समाज से, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कार्यालयों में, दोस्तों, सहकर्मियों से, सभी जगह हमारा जुड़ाव होता है। पूरे ब्रह्मांड के एक एक अणु में जुड़ाव है। धरती का आकाश से, बादल का बिजली से, पेड़ का फल से, नदियों का समुद्र से, दुख और सुख का जुड़ाव तो सबसे आम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। खुशी में भी आंसू निकल आते हैं। यह जुड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रेम अपनी गहराई में वियोग से जुड़ा है तो वियोग मिलन से, क्योंकि कोशिश यही होनी चाहिए कि मानवीय कमजोरियों के गर्त में इतना अधिक न गिर जाए कि उससे निकलना मुश्किल हो जाए। ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन आदि से बचना आम आदमी के लिए मुश्किल है, क्योंकि हर कोई सद्गुणों के महारथ नहीं हासिल कर पाता है। पर बचने का प्रयास जरूरी है। घर परिवार में चाहे कितनी भी अनबन क्यों न हो, शादी ब्याह, मुंडन, जन्म मरण आदि में वहाँ आने जाने से वर्षों से रिश्तों में घुल चुकी खटास मिठास में बदल जाती है। सच पूछिए तो मनुष्य भाव का भूखा होता है। पिछले दिनों एक लोकार्पण समारोह में मैंने यह सोचकर बहुत लोगों को नहीं बुलाया कि वह उनके पसंद का प्रोग्राम नहीं था, पर उनके मन में भी यह इच्छा थी कि उन्हें बुलाया जाए। यह इच्छा ही तो मनुष्य से जुड़ने का भाव पैदा करता है। आज हम सोशल मीडिया पर लाखों दोस्त बना लेते हैं और नज़दीकी मित्रों को भूल जाते हैं, पर मोबाइल के युग में यदि पलक झपकते ही हम बात कर अपना जुड़ाव प्रदर्शित करें तो कितना अच्छा होगा। प्रकृति निर्विकार भाव से अपना संबंध निभाती है। दिन के साथ रात का जुड़ना, पतझड़ के साथ वसंत का और धूप के साथ बारिश का क्या नहीं है इस क्षणिक संसार में शाश्वत संबंधों को बताने के लिए। सुखद संबंध अपने साथ जीने का मंत्र रखते हैं। हमारी जीविका बनी रहती है, तो क्यों ना हम अपने मन को नियंत्रित में रखना सीख लें और अधिकाधिक संबंधों से जुड़ाव पैदा करें। इसके लिए बस इतना करना है कि हम दूसरों
के दोष न देखें। हमें खुद में जो गुण दिखते हैं वही हम दूसरों में देखें। हमारी सोच सकारात्मक हो, मन में सहायता के भाव हों और हर मनुष्य में ईश्वर का अंश दिखे। हमारा अहंग दूसरों से जुड़ने नहीं देता। इसी अहंग का नाश करना होगा। स्वाभिमानी की प्रवृत्ति अभिमानी से अलग होती है। दोनों के बीच की महीन रेखा को समझना ही अपने आप को जानना होता है। हमारे भीतर के अडिग हिमालय से पिघलकर बहने वाला झरना जब आसपास को तीर्थ बनाने लग जाए तो समझना चाहिए कि जुड़ने का प्रणव नाद प्यार के कलम सिखलाने में सक्षम हो रहा है। अगला विषय है आत्मा का अस्तित्व। आत्मा का अस्तित्व हमारे जीवन का सार हमारे भीतर विराजमान आत्मा है। उस आत्मा से संबंध स्थापित करने के विभिन्न तरीके हैं। इन सभी में नेति ध्यान सबसे आसान तरीका है। नेति का अर्थ है यह नहीं मैं तो वस्त्र हूँ, न त्वचा, न अस्थियाँ। इस बात को समझकर हम ध्यान की शुरुआत करते हैं। क्या कोई व्यक्ति इस पर संदेह कर सकता है? हम जानते हैं कि यह सच है क्योंकि हमारा त्वचा बूढ़ी हो सकती है, अस्थियां कमजोर हो सकती हैं, पर मैं यही हूँ। मैं रक्त भी नहीं हूँ, शरीर का कोई अंग भी नहीं हूँ। सब कुछ समाप्त होने के बाद भी मैं यहीं मौजूद हूँ। यदि आप इस चक्र को गहराई से अनुभव करें तो पाएंगे कि हर 8-9 वर्ष बाद आपका शरीर खुद को नवीन करता है। आप पुनः नवीनता को प्राप्त करते हैं। यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक व भावनात्मक स्तर पर भी होता है। जैसे यदि आप आज किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं तो जरूरी नहीं कि 10 वर्ष बाद भी आपकी भावना उतने ही मजबूत और तीव्र होगी। खुद को गहराई से समझेंगे तो आप क्रोध भी नहीं है और आप स्वयं की भावनाओं से भी नहीं जुड़े हैं। क्रोध हर समय नहीं रहता, न ही कोई अन्य भावना हर समय आपके भीतर विद्यमान रहती है। फिर भी आप हमेशा मौजूद हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप क्रोधित नहीं होते तब आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अगर आपका अपनी भावनाओं के साथ कोई रिश्ता होता है तो निश्चित तौर पर उन भावनाओं के समाप्त होने के आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। पर ऐसा नहीं होता है। आप विचार भी नहीं है, क्योंकि विचार समाप्त होने के बाद भी आप रहते हैं। इस दुनिया की हर चीज़ नश्वर है, परंतु आत्मा हमेशा विद्यमान है। अगर आप अध्यात्म की गहराई में जाते हैं तो आपको समझ आता है कि आत्मा का अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि समाप्त होने के लिए कुछ भी शेष है। ध्यान में बैठकर जब हम जीवन का परत दर परत खुलासा करेंगे तब हमें मनुष्य की जीवन सुंदरता का अनुभव होगा। इसी के साथ प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।